नमस्कार दोस्तों, मुझे बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी जुड़ रहे हैं, जो नेहरू युवा केंद्र के नेशनल डायरेक्टर रह चुके हैं और वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इन्होंने एक लोक अभियान की शुरुआत की है, तीसरी सरकार अभियान, जिसके माध्यम से यह देश के युवाओं में, महिलाओं में जागरूकता लाते हुए, देश के प्रति प्रेम जगाते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। आइए प्राण जी से जुड़ते हैं और इनके कार्यों, इनकी योगदान के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। प्राण जी, आपका स्वागत है। हमें बताएं आपने अपनी संस्था और इसके कार्यों के बारे में। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप अभी लोगों को बता रही थी कि मैं एक लोक अभियान की शुरुआत किया है, जिसे तीसरी सरकार अभियान कह करके संबोधित किया जा रहा है। वास्तव में तीसरी सरकार कहने के पीछे एक संवैधानिक कारण है उसका। भारत के संविधान में 1992 से पहले मोटे तौर से दो सरकारों का प्रावधान किया गया था। एक तो थी जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्र सरकार, लोग सामान्य भाषा में केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा राज्यों की सरकार जो थी। तो ये दो सरकारों के प्रावधान किए गए थे। लेकिन 1992 में भारत की पार्लियामेंट में एक संविधान संशोधन हुआ, जिसको 73वें संविधान संशोधन के रूप में और 74वें संविधान संशोधन के रूप में हम लोग जानते हैं। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को और नगर पालिकाओं को, ग्रामीण क्षेत्र में जिनको पंचायत कहा जाता है और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के नाम से हम जानते हैं, तो पंचायत और नगर पालिकाओं को भी सरकार का दर्जा दिया गया और इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। तो इस तरह अब तीन सरकारें हो गई। एक सरकार है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरी जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और तीसरी जिसको सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट का बड़ा सरल सा अर्थ होता है कि वहां पर लोग खुद सरकार होते हैं, उनका प्रतिनिधि सरकार के रूप में काम नहीं करता, बल्कि वो खुद सरकार के रूप में काम करते हैं। वो तीसरी सरकार। लेकिन इस प्रावधान के बावजूद आज करीब 28 साल से ज्यादा हो गए। 95 से ये लागू हो गया था, 92 में संशोधन हुआ था, 95 से चुनाव होने शुरू हो गए थे। अगर हम 95 को देखें तो आज 27 साल हो गए। 27 सालों में 27 ईयर हो गए। 27 साल बीत जाने के बावजूद लोगों में जो इसके प्रति सजगता आनी चाहिए थी, जानकारी आनी चाहिए थी, उसका बड़ा अभाव है। और इसीलिए तीसरी सरकार अभियान के रूप में हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया और उसके 3 मोटे उद्देश्य रखे थे तीसरी सरकार अभियान के। पहला ये कि ये पंचायत जो है ये भी सरकार है, तो सरकार के रूप में लोगों को इसको जानकारी दी जाए। जब हम सरकार कहते हैं तो उसका मतलब होता है निर्णय लेने का अधिकार, अर्थात गांव के लोगों को पंचायतों के माध्यम से अपने गांव के बारे में खुद निर्णय लेने का अधिकार मिला था। नगर क्षेत्र में जो वार्ड सभाएं हैं उनको अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार नगर पालिका एक्ट से मिला हुआ है। तो एक तो यही उनका सरकार होना है, निर्णय लेने का अधिकार ही सरकार होना है। तो एक तो ये उनको समझा सके, बताएं। दूसरा ये कि अगर वो सरकार है तो वन मैन शो नहीं हो सकता कि एक प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, वही पंचायत हो जाएगा, बल्कि पंचायत तो संस्थाएं तो सदस्यों से बनती हैं। पार्लियामेंट अपने सदस्यों से बनती है, मंत्रिमंडल अपने सदस्यों से बनता है। ठीक उसी तरह ये पंचायतें भी अपने सदस्यों से बनेगी, अर्थात इनका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वन मैन शो ना होकर एक संस्थागत विकास होना चाहिए। और तीसरा ये कि अगर पंचायत या नगर पालिका एक गवर्नमेंट है तो उनका अपना गवर्नेंस भी होगा, स्वाभाविक है। उनकी अपनी शासन पद्धति होगी, शासन करने का तरीका होगा और उसकी कुशलताएं होनी चाहिए। तो ये लोगों को इसके बारे में अवेयर करना और कुशल बनाना, तो इन 3 कामों को लेकर के तीसरी सरकार अभियान चल रहा है। बहुत बढ़िया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ जानकारी देंगे? या जरूर, क्योंकि इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे
महत्वपूर्ण हो गई है आज की तारीख में। वास्तव में ये जो पहली और दूसरी सरकार में आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अभी अगर हम 14वीं इधर 16वीं लोकसभा को भी देखें और 17वीं लोकसभा को भी देखें तो 11% के आसपास महिलाओं की भागीदारी है। इतने दिनों के बाद, आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं, तब महिलाओं की जो भागीदारी है वो 11% से ज़्यादा नहीं जा रही है। इसमें लोकसभा के सदस्यों में हुआ ये था कि जब 1992 में संविधान संशोधन हुआ और उसके पहले जब राजीव गांधी के पीरियड में ये प्रोसेस शुरू हो गया था नए पंचायती राज का, और 10 अगस्त 1989 को 1989 को पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास रखा गया था, विधेयक रखा गया था 89 में पहले, तब 64वां संविधान संशोधन होता था। और उस समय उस विधेयक के पक्ष में उसमें ही ये प्रावधान किया गया था कि 30% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। उसी समय यह 30% के आरक्षण का सवाल था। बाद में जब 92 में संविधान संशोधन हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ, चूंकि उस समय तो हो नहीं पाया था, लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था विधेयक। तब 92 में फिर से किया गया 92 में, तब ये पास हुआ, दोनों पास हुआ और अंत में ये संविधान का हिस्सा बन गया। उस समय 30% आरक्षण उस समय दिए गए थे, लेकिन आज की तारीख में ये जो आरक्षण है वो करीब 20 राज्य ऐसे हैं देश के जिन्होंने 50% आरक्षण कर दिया है, 50%। और जहां 30% है उसका जो रिजल्ट है वो जान के आपको आश्चर्य होगा। मेरे पास एक आंकड़ा है उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी भी 30% ही आरक्षण है, लेकिन अभी जो 2021 में, अप्रैल 2021 में पंचायतों के चुनाव हुए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 46% महिलाएं उसमें चुन के आई हैं। 46%, That's very good. 40% से ज्यादा। सदस्यों में भी लगभग 40% है मेंबर्स, जिनकी संख्या 7.5 लाख है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 7.5 लाख है। उस 7.5 लाख में 40% महिलाएं हैं। जो वहां सरपंच, उनकी संख्या 58,000 समथिंग है। उन 58,000 में लगभग 46% ग्राम प्रधान जो चुनी गई है वो महिलाएं चुनी गई। बिल्कुल। तो इतना बड़ा मतलब डिफरेंस 30 जो है वो 46% की ओर जा रहा है, और जहां 50% है वहां तो 55% महिलाएं चुन करके आ रही है। बिल्कुल, 55 से 60% जी। तो एक तो ये पहली भूमिका है। दूसरा ये है कि उनकी भूमिका महिलाओं की बहुत महत्व, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब ये विधेयक प्रस्तुत किया था और पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तब उन्होंने इस आरक्षण के पक्ष में आपको 3 तर्क दिए थे। आप अगर जानना चाहे तो उन्होंने 3 तर्क दिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क दिया था। पहला दिया था कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं और न कोई पक्षपात कर रहा हूं। बहुत साफ शब्दों में कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पुरुषों के प्रति कोई पक्षपात करने जा रहा हूं पुरुष वर्ग के पास, या महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए कोई पक्षपात कर रहा हूं और पुरुषों के साथ कोई मैं वो कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये आधी आबादी है, पहली चीज जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आधी आबादी, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि गांव के आर्थिक जिंदगी में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें उनका हिस्सा जो है वो आधे से अधिक है। उन्होंने कहा उनका हिस्सा आधे से अधिक है। मेरे पास एक आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश का, जो एक रिसर्च है, जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। वो रिसर्च ये कहता है कि साल भर में कितने हेक्टेयर के खेत में किसने कितना काम किया। तो कहा अगर 2 बैलों की जोड़ी है ना तो उसने लगभग 1000 घंटे काम किया है, 1 हेक्टेयर 1000 घंटे, और पुरुषों ने जो काम किया है वो करीब 1200 घंटे किया है, लेकिन महिलाओं ने 3000 से ज्यादा घंटे काम किया है। बिल्कुल, ये एक रिसर्च है, ये रिसर्च सर्वे आंकड़ा है जो है। अर्थात अगर बैलों का और उनका जोड़ लीजिए तो उससे 1.5 गुना ज्यादा महिलाएं कर रही हैं। मतलब ये स्थिति है।
तो एक तो ये कहा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि रुपए पैसे संभालने का सबसे बेहतर काम हमारे घरों में महिलाएं करती हैं। कैसे वित्तीय नियोजन जिसको आप कहेंगे, वो महिलाएं सबसे अच्छा करें। और दूसरा इतना ही नहीं है कि उनमें जो वित्तीय अनुशासन है, जितना पैसा जो किसी के घर की जो कमाई होती है, तनख्वाह होती है, जब उसको पता चल जाती है कि इतनी ही है, तो उसी में पूरा परिवार चलाती है, अर्थात जिसको हम वित्तीय अनुशासन कहते हैं। तो राजीव गांधी ने कहा कि वो वित्तीय अनुशासन उनमें सबसे ज्यादा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कही थी, कहा था कि पंचायतें हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये वो इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति है, वो जो भाईचारे और संबंधों की संस्कृति है, उसको बचाने का काम पंचायतें करती हैं। तो उन्होंने कहा कि दादी और नानी के रूप में देश की संस्कृति और परंपरा को की पोषक रही हैं ये महिलाएं। और दूसरी तरफ कि हमारे अंदर ये था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति ट्रांसफर होती है, उसमें इनका सबसे बड़ा रोल। तो अगर ये पंचायतों का लीडरशिप लेंगी, जब हम चाहते हैं कि पंचायतें संस्कृति का स्रोत बने, पंचायत भारत को एक बार फिर से वही उसी स्थान पर ले जाए, तो उसके लिए इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से आई थिंक वो अपने सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद भी अपना वजूद स्थापित कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परंतु एक प्रश्न है कि देखिए, आरक्षण से पद तो मिल जाता है, लेकिन जो आदर सम्मान एक पुरुष प्रधान को मिलता है, वो महिलाओं को भी मिल रहा है क्या? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर कोई काबिल महिला मीन्स हुआ जिसमें लीडरशिप है, जो उस पद के, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे महिलाओं की कमी है, महिलाओं की कोई कमी नहीं है। गांव में भी लीडरशिप महिलाओं में बहुत है, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से निर्मित कर दी जाती हैं उस समाज में कि अगर महिला का कोई पद आया, आरक्षण हुआ, तो पति अपने अनुसार वो करता है और लड़ाई फिर पति लड़ता है एक तरह से, वो महिला तो एकदम पीछे छूट जाती है और बाद में पद का भी लाभ वो उसको संचालित भी वही करता है, जो सामान्यतया हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में। मतलब ये 90% तक ये आंकड़े जाते हैं इस तरह से। लेकिन जहां पर सच में कोई जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है और जिसने अपने को उपयुक्त समझा और खुद आगे बढ़ करके उस महिला ने नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व में काम करने को उसको पूरी छूट मिली, अगर ऐसा हुआ है तो महिलाओं ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस देश में जितने अच्छे उदाहरण हैं, अच्छे सरपंचों के, अच्छे प्रधानों के या मुखियों को, उसमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। अगर 10 आप जोड़ेंगी तो 60% महिलाएं निकलेंगी अच्छे पंचायत प्रतिनिधियों में और 40%। और इसमें जबरदस्त है। मैं इसमें एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, विशेष करके बिहार का। बिहार जो बहुत दूसरे दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं ना, वहाँ जीविका मिशन चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके महिलाओं को स्वरोजगार, और इसके लिए काफी बड़ा मूवमेंट है जो पूरे देश में इस समय चर्चित है जीविका मिशन का। अभी 2022 में 21 में लास्ट में चुनाव हो रहा था पंचायतों का, तो जीविका मिशन में लगभग लाखों महिलाएं जुड़ी हैं और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो पंचायत चुनाव में उतरी। और वहां पर आप देखिए लगभग 40,000 1 लाख के आसपास वार्ड मेंबरों के पद हैं, जहां उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्यों के पद 7.5 लाख हैं, बिहार में 1 लाख के आसपास है। उस 1 लाख में से आपको आश्चर्य होगा, जो मेरे पास आंकड़े हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने ही बताए हैं, 30,000 से ज्यादा अर्थात 30% वार्ड मेंबर्स जो बनी है वो महिलाएं बनी। और वो महिलाएं बनी बहुत बड़ी संख्या में, 50%, 30% सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बनी है और वो अपनी लीडरशिप के बल पर बनी है। और बिहार में वार्ड मेंबर्स को बहुत पावर दिए गए हैं। वार्ड सभा बनाई गई है, वार्ड मेंबर ही उसका, ग्राम सभा की तर्ज पर वहां वार्ड सभा है, वार्ड सभा में महिला ही उसकी अध्यक्ष होगी और उसको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में 1-2 साल में हम देखेंगे कि ये जो बहुत नेतृत्व वाली 30,000 महिलाएं पंचायत चुनाव में वार्ड मेंबर के रूप में चुनी गई हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकल के गई हैं, ये एक नया इतिहास रचेंगी पंचायती राज व्यवस्था में। ये आने वाले दिनों में
हम भी उस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो श्योर आएगा भी, जिस तरह से आप बता रहे हैं। मेरा एक प्रश्न और था, देखिए युवाओं के साथ भी आपका एक बहुत गहरा संबंध रहा है। जहां तक हमारी जानकारी है, आपने तकरीबन 25 साल युवाओं के लिए कई तरह के कार्य किए हैं और जब आज की डेट में सरकार भी प्रयास कर रही है स्टार्टअप्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को उभरने में, आगे लाने में बढ़ावा दे रही है, प्रेरणा दे रही है, तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? वास्तव में सही कह रही हैं। मैंने नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है सरकारी तौर पर, उसमें 25 साल काम करने का अनुभव रहा। रीजनल डायरेक्टर से लेकर के नेशनल डायरेक्टर के तक लगभग 25 साल की मेरी यात्रा रही। लेकिन उससे पहले भी मैं युवाओं के साथ जुड़ा था। राष्ट्रीय युवा परिषद, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, जेपी मूवमेंट से लेकर के, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय युवा परिषद के अध्यक्ष के रूप में। और मैंने तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने शुरू कर दिया था गांव में यूथ क्लब, खुद का यूथ क्लब बना करके। तो मैं एक यूथ मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ देश के। और इत्तेफाक ऐसा था, 1980 में जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस समय मुझे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारे देशों में भेजा गया था यूथ प्रोग्राम का अध्ययन करने के लिए। और करके मैं तो करीब 2 महीने अध्ययन करके लौटा था और उसके बाद फिर जुड़ा था। तो यूथ के साथ तो मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा, नेहरू युवा केंद्र और उसके पहले। और अभी भी जब मैं पंचायत में हूँ तो यूथ के लिए ही। एक और संदर्भ है कि जब मणिशंकर अय्यर इस देश के मिनिस्टर हुआ करते थे तो पंचायती राज मंत्री भी थे और युवा मंत्रालय में भी थे। युवा मंत्री भी थे और पंचायती राज मंत्री, युवा विभाग के। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था, मैं उसी समय अपना डॉक्टरेट पंचायतों पर पूरा करके लौटा था, स्टडी लीव कंप्लीट करके। तो कहा था कि कोई ऐसा एक कार्यक्रम बनाइए जो दोनों को जोड़े, पंचायत और युवा को। उस समय हमने पंचायत युवा शक्ति अभियान शुरू किया था देश में, और करीब सभी राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर चला था। तो यूथ के साथ तो एक बड़ा गहरा रिश्ता है नेहरू युवा केंद्र और पंचायत को। और दूसरा ये है कि देखिए, ये जो जब हम पंचायत कह रहे हैं तो हम वहाँ विशेष रूप से नौजवानों का एक तरफ तो है कि वो अपने करियर के लिए जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और स्टार्टअप के रूप में जो एक अवसर उनके सामने आया है, और अभी तो गाँव में भी वो बहुत नए सिरे से दिखाई पड़ रहा है, नए रूपों में दिखाई पड़ रहा है। उनके लिए संभावनाओं के बहुत द्वार खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ तो उनके अपने व्यक्तिगत कैरियर का है, जहां वो अपने जीवन यापन और उसके लिए जो कुशलताएं हासिल करेंगे और उसके माध्यम से जो एक उपक्रम करेंगे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए एक अपने बहुत बड़े आसपास होगा उनको जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है राष्ट्र के निर्माण, देश के निर्माण के सामने। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसमें उनकी स्वयं के ओनरशिप की बात आती है। उनके कहते हैं ना, ये राष्ट्र हमारा है। जब हम हमारा कहते हैं तो ओनरशिप आती है, और इसके साथ ही राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव आता है। प्राण जी, इस पर थोड़ा और विस्तार में बताएं, संदेश दें कि किस तरह युवा ओनरशिप लेते हुए देश के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। ये अपनापन नौजवानों में तभी आ सकता है, किसी भी व्यक्ति में, जब वो निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, रचना प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। और निर्माण प्रक्रिया जब हम कहते हैं, किसी भी चीज़ की रचना या निर्माण में 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। पहले उसके बारे में विचार करना होता है, विचार करने के बाद निर्णय लेना होता है, और निर्णय लेने के बाद उसे क्रियान्वित करना पड़ता है। तो ये विचार, निर्णय और क्रिया तीनों स्तरों पर उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसकी सहभागिता होनी चाहिए। और दूसरे अर्थों में कहें तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार, विचार करने का अधिकार हो उसके पास, निर्णय का अधिकार हो और करने का अधिकार हो, और इस अधिकार के साथ वो उसमें पार्टिसिपेट करता हो। निश्चय अगर इस दृष्टि से हम देखें और पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो ये बहुत ही संभावनाएं नजर आती हैं, और विशेषकर नौजवानों के लिए। वास्तव में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था में गांव के स्तर पर 2 संस्थाओं का प्रावधान है। एक को ग्राम सभा कहते हैं और दूसरे को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा एक तरह से ये गांव सरकार, जिसको हम कह रहे हैं तीसरी सरकार, गांव सरकार की विधायिका है, जहां पर निर्णय लेने का अधिकार है, विचार का और निर्णय का अधिकार है, और अवसर है, विचार और निर्णय का अवसर है। ग्राम पंचायत जो होती है वो मंत्रिमंडल है इस गांव सरकार की, उसको क्रियान्वयन का अधिकार है, इंप्लीमेंट करेगी,
तो ये जो ग्राम सभा होती है, जिसको विधायिका के रूप में है, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, तो जो विधायिका के रूप में है, उस ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो गांव के मतदाता होते हैं। गांव के सारे मतदाताओं को मिलाकर के ग्राम सभा बनती है, अर्थात गांव का हर वयस्क नागरिक जिसका पंजीयन है मतदाता सूची में, जिसका नाम है और जो रजिस्टर्ड है मतदाता सूची में, वो ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य होता है, अर्थात गांव का विधायक होता है। और एक तरह से जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में लोकतंत्र का दो है। एक तो लोकतंत्र में जो नागरिक होता है वो सरकार बनाने का काम भी करता है और सरकार चलाने का भी काम, तभी लोकतंत्र कंप्लीट होता है। सिर्फ सरकार बनाने का अधिकार या दायित्व हो और सरकार चलाने में कोई भूमिका ना हो तो वो मतलब वो बेहतर लोकतंत्र नहीं हुआ, या लोकतंत्र में समुची भागीदारी नहीं हुई। तो सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पर, पंचायत के स्तर पर ये अवसर पहली बार देश के नागरिकों को मिला है कि वो सिर्फ सरकार बना नहीं रहे हैं, सरकार चला भी रहे हैं। वो ग्राम सभा सदस्य के रूप में देश का नागरिक, वयस्क नागरिक, उसका सम्मानित सदस्य होता है और गांव के बारे में जो भी निर्णय लेना है वो ग्राम सभा में होगा। गांव का अगर 5 वर्ष का प्लान बनना है तो वो ग्राम सभा, पास होना है तो ग्राम सभा उसको पास करेगी। भले उसका टेक्निकल प्लान ग्राम पंचायत बनाए, लेकिन मोहर तो ग्राम सभा की लगेगी। कोई भी नीतिगत निर्णय होना है, कोई भी प्रमुख निर्णय होना है तो वो ग्राम सभा में ही होगा। तो ग्राम सभा एक तरह से, ग्राम सभा में एक तरह से नागरिक जो है वो निर्णय के अधिकार से संपन्न हो जाता है, अर्थात यहीं पर वो सरकार चलाने लग जाता है, सरकार चलाने की में उसकी भागीदारी हो जाती है। और ग्राम पंचायत में तो वहीं के लोग अपने गांव में हैं और जो जिनको प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत में उसने भेजा है, प्रधान के रूप में, सदस्य के रूप में, सरपंच के रूप में, जिस भी रूप में भेजा है उस पर उसका बराबर नियंत्रण रहता है। ग्राम सभा जब भी चाहे उसको वापस बुला सकती है। ग्राम सभा के सामने उसकी जवाबदेही तय होती है सारे सदस्यों की, वो मंत्रिमंडल के रूप में। तो ये पूरा का पूरा नियंत्रण है, पूरा का पूरा उनके ऊपर कंट्रोल है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो एक सच्चे लोकतंत्र का, जमीनी लोकतंत्र तो है ही है, पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र का रूप तो है ही है, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की सही अर्थों में समूची भागीदारी संपन्न होती है। ठीक है प्राण जी, बहुत बढ़िया जो आपने युवाओं का भी योगदान बता रहे हैं, जिस तरह से वो साथ में जुड़ सकते हैं। और सरकार भी आज की डेट में चाहती है कि युवा इस तरीके से आगे बढ़े। पर एक चीज और बताइए कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है उससे युवा किस तरह जुड़े रह सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, जो हमारी असली बल है, हमारी असली शक्ति है, तो आपकी तरफ से उसमें क्या विचार है और आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति को कहते हैं तो उसमें कुछ उसके मूल तत्व है जिसको समझना जरूरी है, तभी तो उनमें जुड़ने का कोई भाव बनता है। मोटे तौर से भारतीय संस्कृति के 2 मूल तत्व हैं, एक है सहजीवन और दूसरा है सहास्तित्व। सुनते होंगे ये शब्द, बहुत कॉमन शब्द है, सहजीवन और सहास्तित्व। सहजीवन का मतलब होता है एक साथ हम जीवन को जी सकते हैं, कई लोग एक साथ मिलकर जीवन को साथ साथ जी सकते हैं। और दूसरा सह-अस्तित्व का मतलब होता है आपका अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, हमारा है तो आपका है। ये भारतीय, देखिए एक चीज और देखा होगा कि गांधी जी ने ही नहीं बल्कि एक कॉमन धारणा है कि भारत की संस्कृति गांव में बसती है। ये कहा जाता है भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा गांव में बसती है। वो भारत की आत्मा इसी उस संस्कृति इन्हीं 2 तत्वों के साथ गांव में बसती है। जब हम सहजीवन कहते हैं तो सहजीवन का मतलब जो सबसे वाइक रूप है वो परिवार है, परिवार ही सहजीवन है। तो हमारी संस्कृति में परिवार का सबसे ज्यादा महत्व रहा है, फैमिली कल्चर को, तो वो सहजीवन है। हम कैसे एक परिवार में जीते हैं, अपनी तमाम विषम परिस्थितियों में भी कैसे जीवन जीवना जानते हैं। सह अस्तित्व है पड़ोस, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ रिश्ता। तो ये जो परिवार और पड़ोस है इसी को मिलाकर गांव बनता है। गांव सुविधाओं से नहीं बनता, गांव परिवार और पड़ोस से बनता है। जहां परिवार होगा, जहां पड़ोसीपन होगा, वहां गांव संस्कृति है। और यही भारत की संस्कृति है। और ये संबंधों पर आधारित है, साधनों पर नहीं।
परिवार परिवार जो होता है वो साधन केंद्रित नहीं होता, संबंध केंद्रित होता है। बहुत सारा साधन कहीं हो लेकिन संबंध ना हो तो परिवार नहीं है। तो संबंध केंद्रित जो जीवन था हमारा, तो इसलिए हमारे संस्कृति के मूल आधार है संबंध पहली चीज, और वो संबंध व्यक्त होता है सहजीवन और सहअस्तित्व, जिसको हम भाईचारा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी संस्कृति का भाईचारा है। तो ये भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है और सबको यही समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति हमारा देश, हमारी संस्कृति तब तक जीवित है जब इस देश में वो भाईचारा बचा रहेगा, अर्थात वो परिवार बचा रहेगा, पड़ोस बचा रहेगा, एक दूसरे के दुख सुख में हम भागीदार। बिल्कुल जी, वासुदेवाय कुटुंबकम जो हमारे योगी जी के नेतृत्व में भी प्रमोट हो रहा है, और लाइक वर्ल्ड इज वन फैमिली, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ आर अ फैमिली, एक ही कुटुंब है। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो समाज है वो दुनिया के समाजों से इस रूप में अर्थ है कि भारत का समाज कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है, समुदाय आधारित समाज कहा गया है। और उसका उदाहरण दिया गया है कि दो तरह का उदाहरण है, उससे शायद नौजवान पीढ़ी और हमारी बहनें ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगी। आपने देखा होगा एक ढेर होता है बालू का ढेर होता है और एक मिट्टी का ढेर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? बालू के ढेर में एक कण दूसरे कण से कभी नहीं जुड़ेगा, कितना पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो उन कणों में, इसीलिए उसकी कोई आकृति नहीं बन सकती, कोई रूप नहीं बन सकता। लेकिन मिट्टी के कण जो हैं, जैसे उसमें स्नेह आ जाता है, जो कह लीजिए पानी तो स्नेह है ना, तरलता है, मिठास है, जैसे वो आती है कण आपस में जुड़ जाते हैं और उनमें अगर वो मुलायमपन रहा जुड़ाव में, कठोरपन नहीं बना, सूखे नहीं, तो अकड़ जाएंगे। लेकिन अगर मुलायम रहा तो कोई भी तस्वीर बना दीजिए, कोई भी आकृति बना दीजिए, घड़ा बना दीजिए, मूर्ति बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, घर बना दीजिए उससे। तो भारतीय समाज जो है वो बालू का ढेर नहीं है कि हर व्यक्ति यहाँ अलग है, वो मिट्टी का लोंदा है जहाँ वो जुड़ जाता है और जुड़कर तमाम आकृतियां ग्रहण करता है एक समुदाय के रूप में। तो ये है इंडियन कल्चर, ये है भारतीय संस्कृति। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, पंचायत को लिंक करूँगा। आप देखिए पंचायत थी क्या हमारी संस्कृति में? जब भी हमारे परिवार या पड़ोस में संबंधों में कोई उतार चढ़ाव आया, कोई विसंगति आई, तो लोग एक साथ बैठ जाते थे और उसी बैठकी को हम पंचायत कहते थे। पंचायत तो यहाँ से शुरू हुई थी ना, और उस पंचायत का काम क्या था कि उस संबंधों को बचाना, संबंध परिवार टूटने ना पाए, पड़ोस नष्ट ना होने पाए, इसके लिए पंचायतें काम करती थी। बहुत बढ़िया बातें करी। आज हम जब कहते हैं कि 5000 साल हमारी संस्कृति बची हुई है, तो यही बची हुई है, परिवार पड़ोस बचा है, गांव बचा है, भाईचारा और रिश्ता बचा हुआ है, और इसको बचाने में पंचायतों की अहम भूमिका रही है, सबसे बड़ी भूमिका रही है, तभी हमारी संस्कृति। एक चीज और देखिए प्राण जी, हमें अपने सूत्रों से पता चला है आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, और आपकी बातों से ही वो नजर भी आता है, समझ भी आता है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक आपका अच्छा सा कोई संदेश कविता के माध्यम से। वो बस 5-4 लाइनें आपको मैं भेंट कर रहा हूँ। हाँ जी। और ये सारी युवा पीढ़ी के लिए है, सारे लोगों के लिए है, क्योंकि हम सब, ऐसा नहीं है कि कोई नया देश है, हमारी एक पूरी संस्कृति है, पूरी परंपरा है। और दूसरी चीज है कि न कोई चीज कहीं से शुरू होती है न कहीं खत्म होती है, ये आदि अंत तो होता नहीं ना, एक सतत एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, और हम सबका एक कालखंड है उस यात्रा में, और हम उतने के यात्री हैं। इसीलिए उसी पर ये कविता है कि ये हमारी नियति है, ये हमारी नियति है, चलना पड़ेगा। रात में सूरज, रात में दीपक, दिवस में सूर्य बन जलना पड़ेगा। ये हमारी नियति है, चलना पड़ेगा। रात में दीपक, दिवस में सूर्य बन जलना पड़ेगा। जो लड़ाई पूर्वजों ने छोड़ दी है, हम लड़ेंगे, हम जहां हैं वहीं से आगे बढ़ेंगे, हम जहां हैं वहीं से आगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद प्राण जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके विचार, आपकी सोच हमारे युवाओं तक पहुंचे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, वहां की महिलाएं और पुरुष प्रेरित हों,
उनका मार्गदर्शन हो, एक नई दिशा मिले, वह ना केवल अपने भविष्य को उज्जवल करें बल्कि अपने क्षेत्र का और हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू जी। सोनिया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ और आपके इस कार्यक्रम से जुड़ करके, और मेरे ख्याल से भविष्य में भी हम लोग जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यात्रा, हम सब की यात्रा साथ साथ चलती है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, बहुत एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है और आगे लंबे समय तक ये चलेंगे जी। साथ। बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद।